हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के बेसिक सिलेबस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है। कल हम लोग पूरी चर्चा जो किए हुए थे सिलेबस पे, आज हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। इसका इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में और क्रॉप फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, तो क्रॉप फिजियोलॉजी जो है एक ब्रांच है किसका, जेनेटिक्स का। नॉट ओनली जेनेटिक्स, बॉटनी भी। ठीक है, तो क्रॉप फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप। यानी कि ये क्या है, एक ब्रांच है किसका, जेनेटिक्स का, जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, क्रॉप्स के पूरे फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं हम लोग। और ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या चीज होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, मिनरल अपटेक, ट्रांसलोकेशन, ये सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स में आते हैं। तो इन सबका स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी इसमें स्टडी करते हैं कैसे भोजन बनाता है, ये सारी चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कौन है, तो वह जूलियस स्केस जो है क्या है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एंड इंडियन फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कौन है, जेसी बोस, जिसको जगदीश चंद्र बोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्रॉप फिजियोलॉजी का कि क्रॉप फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस है सीड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सीड फिजियोलॉजी समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग सीड के बारे में जान ले। ठीक है, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो सीड क्या है, तो सीड जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन, कैन बी ग्रो। यानी कि सीड जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट का, जिससे हम एक नया प्लांट जो होता है बनता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन हुआ, एग्रोनॉमी के अनुसार। अगर बॉटनी के अनुसार देखें तो सीड जो होता है क्या, मैच्योर ओव्यूल होता है। सिंपली कह सकते हैं सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, तो ये सीड का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग ये जाने की, मान लेते हैं ये मेरा सीड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज होगी। इसके ये आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वाटर भी होता है, हार्मोन्स भी होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है, स्टार्च भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ये चीज हुआ। ये सारी चीजों को डिटेल्स में हम लोग एग्रोनॉमी की जिस समय क्लास स्टार्ट करूंगा उस समय इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग ये जानेंगे सीड क्लासेस भी होते हैं, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड्स, ट्रूथफुल सीड्स। ये सारी चीज जो है हम जिस टाइम एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे उस समय इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं हम लोग सीड फिजियोलॉजी के बारे में। सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि सीड जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर में। कैसे, क्योंकि बिना सीड का कोई दूसरा न्यू प्लांट जो है ग्रो ही नहीं कर पाएगा। विदाउट सीड्स न्यू प्लांट्स कांट बी ग्रो। ठीक है, इसलिए बोला, यहां पे बोल रहा है कि सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या मतलब, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हमको कि ये जर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है। जर्मिनेशन होता है क्या, जर्मिनेशन वो चीज होता है जैसे कि मान लेते हैं कोई सीड हम लोग सॉइल के अंदर लगा डाल दिए, और जब वो सॉइल को
के ऊपर आ जाता है तो वो जर्मिनेशन कहलाता है, यानी कि सीड जर्मिनेट हो गया। अब दो तरह के जर्मिनेशन होता है, एक होता है हाइपोजियल, एक कौन सा होता है, हाइपोजियल, ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। एक होता है ईपीजीएल, ईपीजीएल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड का कोटिलिडन्स जो होता है वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है, और देन उसके बाद उसको ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फूटता है, और उसके बाद उसका रेडिकल और प्रीम्यूल बनता है। उसका जो वो सीड जो होता है उसका कोटिलिडन्स सॉइल के अपर सरफेस पे ऊपर की तरफ नहीं आता है, ये होता है हाइपोजियल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग इसका ले सकते हैं मेज। अब हम बात करते हैं इपीजियल जर्मिनेशन के बारे में। इपीजियल जर्मिनेशन जो होता है, इसमें जो होता है, जो सीड हम लोग सॉइल के अंदर जो लगाते हैं, जिस सॉइल में हम लोग सीड लगाते हैं, इसमें जो होता है इसका जो कोटिलिडन्स जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब कि इसका सीड जो होता है सॉइल सरफेस से अपर की तरफ आता है। लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं ये मेरा सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सीड हमने लगा दिया, और ये सीड का ये सीड मेरा मान लेते हैं यहाँ पे आके ऐसे ये बन गया, तो ये सीड ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसका अपर सॉइल सरफेस से ऊपर की तरफ, तो ये क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सीड के थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, जो कि ये इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को हम एग्रोनॉमी में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देन दैट इज व्हाई नॉलेज ऑफ सीड फिजियोलॉजी हेल्प्स इन understanding different physiological morphological changes that occurs during germination। इसीलिए हमको सीड फिजियोलॉजी का जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब एक टर्म है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी, एक एनाटॉमिकल भी होता है। मॉर्फोलॉजी जो होता है, जब किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, मतलब जो अपनी आंखों से देख सकते हैं एक्सटर्नल, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लेट्स सपोज दैट, हम मान लेते हैं कि कोई मेरा क्रॉप्स है, कोई मेरा प्लांट है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसका लीफ है, उसका स्टीम है, उसका फ्लावर है, जो चीज भी है, और उसको स्टडी करते हैं, देन वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। देन एनाटॉमी क्या होता है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो कहलाता है एनाटॉमी, ठीक है। तो ये दो टर्म होता है, ठीक है। देन हम लोग अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस टॉपिक ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में, वो है ऑप्टिमम सीडलिंग ग्रोथ एंड प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। ये ऑप्टिमम क्या होता है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ जो होता है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। बाय नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल एंड प्लीम्यूल इमर्जेंस, पहले ये जान ले रेडिकल और प्लीम्यूल होता क्या है। लेट्स सपोज दैट ये मेरा जो है ये सीड है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा सीड है। ये सीड पहले जो बनाता है ये रेडिकल, देन प्लीम्यूल, इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम पी से दिखा रहे हैं, ठीक है। आर फॉर रेडिकल और पी फॉर प्लीम्यूल, ठीक है। ये रेडिकल जो बनाता है किस चीज को बनाता है, रूट सिस्टम को, किसको, रूट सिस्टम को, रूट सिस्टम। देन ये प्लीम्यूल किस चीज को बनाता है, सूट सिस्टम को, सूट सिस्टम। तो ये रेडिकल रूट सिस्टम को और प्लीम्यूल सूट सिस्टम को। अब ये जान लें रूट सिस्टम क्या है और सूट सिस्टम क्या है। रूट सिस्टम मींस द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड,
यानी कि प्लांट का वह भाग जो ग्राउंड के अंदर रहता है वो होता है रूट, एंड दैट द होल सिस्टम इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। अब इसमें भी पढ़िएगा प्राइमरी रूट क्या चीज होता है, सेकेंडरी रूट क्या चीज होता है, टर्शियरी रूट क्या चीज होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एग्रोनॉमी में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग ये जान ले शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, मतलब कि लेट्स सपोज दैट ये मेरा ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड से जो अबव वाला पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया, ये स्टीम हो गया, तो ये पार्ट्स को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, शूट सिस्टम, यानी द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। बाय नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल आप लोग जान गए, एंड प्लिम्यूल इमर्जेंस एंड देयर फंक्शन वी कैन अचीव बेस्ट प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अब हम जब ये जान जाएंगे कि कितना, अगर मान लेते हैं रेडिकल और प्लिम्यूल का इमरजेंस हुआ, तो ये तो उस चीज में ये तो समझ जाएंगे ना कि कितना प्लांट मेरा ग्रोथ किया, कितना बेस्ट प्लांट, तो वही कह रहा है वी कैन अचीव बेस्ट प्लांट हेल्थ विच इज आउटकम ऑफ बेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, बाय नोइंग द डिफरेंट इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, जैसे डिफरेंट इन प्लांट को कौन कौन सा इनपुट का रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वी कैन इजीली मैनेज द प्लांट पॉपुलेशन। लेट्स सपोज दैट मान लेते हैं प्लांट के पॉपुलेशन को हमको मैनेज करना है, तो क्या यही चीज हम लोग सप्लाई करेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मान लेते हैं हम 100 सीड लगा दिए, लेट्स सपोज दैट वी कैन ग्रो 100 सीड्स, वी कैन सोw 100 सीड्स, देन वी कैन हाउ कैन वी मैनेज फॉर मैक्सिमम ग्रोथ। ओके, तो वी अप्लाई वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सनलाइट। ठीक है, तो हमको तो ये चीज तो ना कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर स्पेसिंग हमको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, जो सीड जो लगा है उसके बीच में उसमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा से होना चाहिए। तो वही कह रहा है बाय नोइंग द डिफरेंट इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स वी कैन इजीली मैनेज द प्लांट पॉपुलेशन, और ये सारे को हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी में। सेकेंड थिंग पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, जैसे फ्लावरिंग रेगुलेशन में भी, फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट सीडिंग में पीजीआर मदद करता है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो हार्मोन्स होता है। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स वी अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ प्लांट हाइट एंड एज। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट सीडिंग हैज बीन कंट्रोल्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। मान लेते हैं कि कोई सीड हम लोग बो दिए, उसे फ्लावर्स ही नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग हार्मोन्स का छिड़काव जो करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग अच्छा होता है। वही कह रहा है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ प्लांट हाइट एंड एज। तो ये सारे भी एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी स्टडी द क्रॉप फिजियोलॉजी। ओके, सेकंड थिंग इज न्यूट्रोफिजियोलॉजी। अभी जाने न्यूट्रोफिजियोलॉजी क्या है। न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड क्रॉप फिजियोलॉजी। ये एक अलग एरिया है हमको क्रॉप फिजियोलॉजी को समझने के लिए। फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप अराउंड 17 एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक हेल्थी प्लांट को एक हेल्थी ग्रोथ के लिए हमको 17 एलिमेंट्स चाहिए, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, जो आर्नर और स्काउट ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, एसेंशियल क्राइटेरिया जो दिया था, 3 एसेंशियल क्राइटेरिया दिया था आर्नर एंड स्काउट ने। वो क्या था, एक तो था अगर किसी एक एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जिस एलिमेंट्स की कमी है उस एलिमेंट्स की कमी उसी एलिमेंट से दूर किया जा सकता है। और तीसरा था प्लांट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया आर्नर एंड स्काउट ने दिया था। ठीक है, तो वही कह रहा है, वही बता रहा है 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। नॉलेज of न्यूट्रोफिजियोलॉजी has helped in identification of essential nutrients। कहने का मतलब
अगर न्यूट्रोफिजियोलॉजी मतलब न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमको नॉलेज है तो हम लोग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स क्रॉप की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आयन ऑप्टेक मैकेनिज्म भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देन देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, लेट्स सपोज दैट मान लेते हैं 17 तो एसेंशियल एलिमेंट्स है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, अगर उसमें से मान लेते हैं किसी एक एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो उसमें क्या, उस क्रॉप पे क्या चीज हमको सिम्टम देखने को मिलेगा, तो वो चीज के भी बारे में ये चीज हम लोग समझेंगे। एंड करेक्टिव मेजर्स, और करेक्टिव मेजर्स क्या चीज है, इट ऑल्सो हेल्प टू चेक द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, जैसे कोई ज्यादा एलिमेंट्स हम लोग दे दिए तो उसमें टॉक्सिसिटी एलिमेंट्स को भी हम चेक करने में ये क्या चीज न्यूट्रोफिजियोलॉजी मदद करता है। प्लांट कैन टोटली अंडरस्टैंड बाय स्टडीइंग द प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो बिना प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी करके हम किसी प्लांट को स्टडी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। तो हमको एक प्लांट को समझने के लिए हमको प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एग्रीकल्चर में कितना इंपॉर्टेंस है, मान लेते कोई क्रॉप है मेरा, ठीक है। उस क्रॉप के अगर फिजियोलॉजी के बारे में हम जब समझेंगे ही नहीं, उस प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में, तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमको कितना न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट देना है, कितना स्पेसिफिक, कितना डेप्थ, ठीक है। इसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, इसके न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्लांट की फिजियोलॉजी को समझना होगा, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप्स। द फर्स्ट प्रोक्यूर्स फॉर हाई यील्ड इन क्रॉप्स इज हाई टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब अगर हमको ज्यादा यील्ड चाहिए, हायर यील्ड चाहिए, तो टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन जो होना चाहिए पर यूनिट एरिया वो ज्यादा होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए जो होता है, हाई ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑप्टिमल लीफ एरिया इंडेक्स। अब हाई ज्यादा ड्राई मैटर प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, उसको कैसे जाने, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी CGR क्रॉप ग्रोथ रेट जानने के लिए हम LAI इंटू LAR करते हैं। तो LAI क्या होता है, लीफ पर प्लांट, लीफ पर प्लांट बाय स्पेसिंग पर प्लांट। अब ये जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता जो कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कर जाता है। ये लीफ एरिया इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई क्रॉप्स है, ये कोई मेरा दूसरा क्रॉप्स है, ठीक है। ये मेरा दो क्रॉप्स है, ठीक है। इस प्लांट का लीफ एरिया पर प्लांट तो ज्यादा है और इस प्लांट का लीफ एरिया पर प्लांट तो ज्यादा है, लेकिन अगर ये स्पेसिंग जो हम लोग मेंटेन किए हुए हैं, मानते प्रॉपर स्पेसिंग, ज्यादा स्पेसिंग मेंटेन कर दी, तो ये वाला प्लांट, ये स्पेस तो हमारा खाली पड़ गया, तो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो मिलेगा मेरा वो कम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जानते हैं ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स जो होना चाहिए वो 3 से 4 तक, ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स जो होना चाहिए 3 से 4। अगर ज्यादा, जैसे मान लेते हैं ये डायरेक्ट जो है इसका कनेक्शन जो फोटोसिंथेसिस है, अगर लीफ ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर लीफ एरिया इंडेक्स 3 से 4 ना होकर इससे ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ऑलसीड्स क्रॉप्स में ज्यादा होता है उसका कभी कभार, वैसे नॉर्मली 3 to 4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई क्रॉप्स है, ये कोई क्रॉप है, अगर इसका लीफ एरिया इंडेक्स ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, ये मान लेते हैं, तो ये एरिया, ये वाला लीफ बढ़ रहा है, ये ज्यादा, और ये नीचे वाला लीफ जो होगा इस पे जो होगा फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी तो हमारा कम होगा, प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगा। तो लीफ एरिया इंडेक्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा,
इसीलिए एक ऑप्टिमम रेंज जो होता है लीफ एरिया इंडेक्स का ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं NARI, नेट एरिया नेट एसिमिलेशन करते हैं NAI, यानी कि नेट एसिमिलेशन NAR, नेट एसिमिलेशन रेट। ये क्या होता है? इसका डायरेक्ट कनेक्शन फोटोसिंथेसिस से है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में किस रेट से हुआ, क्योंकि कुछ लॉस भी होता है वहां पर रेस्पिरेशन के थ्रू, वही इसका भी एक फार्मूला आता है NAI क्या। ये अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, MSc में पढ़ना होता है इसको, NAR को, जिसमें होता है W2 माइनस W1 बाई T2 माइनस T1। अब यहां पे इंटू है, देख लीजिएगा, इंटू लॉग, जिसको LNA माइनस LN1 बाई A2 माइनस A1, A2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नेट एसिमिलेशन रेट निकालने का। अभी हमको ये पढ़ना नहीं है, इसको हमको बाद में पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो जब तक हम लोग ये लीफ एरिया इंडेक्स ये सब सारे तो क्रॉप फिजियोलॉजी में ही जानेंगे, तब तो हम इसको निकालेंगे ग्रोथ रेट को। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसका एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी का। ठीक है, थैंक यू सो मच।